दर्शकों, आप सभी का बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। हाल ही में अभी पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर जगह जगह में प्रचार और कई सभाएं शुरू है और कई जगह तो रैली का भी आयोजन किया जा रहा है और कई जगह बड़ी बड़ी हस्तियां जो है वह आकर मार्गदर्शन कर रही है, आम जनता को समझा रही है कि देश में भाजपा सत्ता की क्यों जरूरत है, क्या है इसके पीछे का रहस्य। ऐसे ही हमारे साथ में जो भाजपा के सक्रिय नेता और पूर्व विधायक तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के हेमंत भाऊ पटले हमारे साथ मौजूद है। भाऊ, आपका चैनल में सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार। भाऊ, एक सवाल है कि लोकसभा चुनाव को लेकर गोंदिया भंडारा जिले में अभी बड़ी बड़ी हस्तियां जो है जैसे कि जेपी नड्डा, योगी जी आदित्यनाथ और दूसरी ओर देखा जाए तो अभी हमारे जो सीएम है देवेंद्र जी फडणवीस, यह आकर जनता के बीच में गाइडलाइन कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? 2024 का लोकसभा का चुनाव ये अति महत्वपूर्ण चुनाव देश के लिए है। ये चुनाव की प्रक्रिया जो अभी शुरू हुई है, इसमें देश को विकसित करने के लिए और राष्ट्र हित के संबंध में ये चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के देश के नेता और देश के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी, इनके नेतृत्व में जो एनडीए चल रहा है, ये देश को विकसित करने के लिए और देश के विकास करने के संबंध में चल रहा है। और आज की जो परिस्थिति है, देश में अगर विकास करना होगा, देश को राष्ट्र हित के संबंध में मजबूत करना होगा, देश की सुरक्षा करना होगा, तो भारतीय जनता पक्ष और एनडीए के सिवाय और देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के सिवाय अभी पर्याय नहीं है। अभी लोगों ने एक बड़ी वार्ता चालू कर दी है, विपक्ष वालों ने। विपक्ष वाले के पास मुद्दे है ही नहीं। उन्होंने एक कर दिया कि भाई हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, एनडीए का जो नारा है 400 पार, और फिर से एक बार मोदी सरकार। तो उनने अभी एक ऐसे लोगों में गलत फहमी डालने का प्रयास किया कि 400 पार हो जाएगा तो संविधान ये बदल डालेंगे। इसलिए हमारे प्रमुख नेता ये प्रचार में यही बात को लोगों को समझाना चाहते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर देश के पंतप्रधान भी एक चाय पिलाने वाला आदमी बन सकता है, संविधान के कारण बना। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए संविधान को लेके ही राजकारण करती है और संविधान के हिसाब से सरकार चलाने का काम उन्होंने किया है। और आज की जो परिस्थिति है, देश की जो आवश्यकता है, आज हमारे देश में दलित, पीड़ित, शोषित जो अंत्योदय के जो लोग हैं, उनको हमने एक एनडीए की तरफ से संकल्प लिया है कि इनको समान दर्जे पे लाना चाहिए, तब अब देश का विकास होगा। और देश का विकास करना होगा तो सबको न्याय दिलाना होगा, और सबको न्याय दिलाने की जब बात आएगी तो उसको कणखर नेतृत्व की आवश्यकता है। और आज देश में नरेंद्र मोदी के सिवा कणखर नेतृत्व किसी के पास नहीं है। आज अभी भंडारा लोकसभा क्षेत्र में भी हमको एक एक सीट का महत्व है। हमको 400 पार करना है। 400 पार इसलिए करना है कि और बड़े बड़े अनेक निर्णय इस देश में, देश के भविष्य के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए, शिक्षा के लिए, विकास के लिए बहुत बड़े निर्णय लेना है। और निर्णय लेने के लिए बहुमत की आवश्यकता है। और जब बहुमत की आवश्यकता है तो फुल बहुमत होना चाहिए। इसलिए 400 पार का नारा ये भारतीय जनता पक्ष ने और एनडीए ने दिया है, और उस माध्यम से अभी चुनाव की प्रक्रिया चालू है। भंडारा लोकसभा में अनेक लोग बोलते कि ये सीट बड़ी कमजोर हो रही है क्या। हमको भी किसी ने, अभी एक जने ने अपने इसमें बोले सीट कमजोर हो रही है करके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। बड़े बड़े नेता इसलिए आले कि भाई लोगों को समझाने की जरूरत है। और चुनाव में अभी ये पहले टर्न का चुनाव है, हमको ये पूरी सीटें, विदर्भ की जो 5 सीटें हैं, ये जीतने की आवश्यकता है। इसलिए हमने पूरे अपने बड़े नेताओं को लेके आए। चुनाव प्रचार है, अपने कार्यकर्ताओं के प्रचार में बड़े नेता नहीं जाएंगे तो कैसा होगा। इसलिए आज गोंदिया और भंडारा जिले में बड़े नेता का प्रवेश हुआ है। बड़े नेताओं ने आके मार्गदर्शन किया है, और उनके मार्गदर्शन में इतना बड़ा लोगों पे फर्क पड़ता है, इतना बड़ा फर्क पड़ता है। आज तुम ये बता दो, हम तो उनको बोलते कि भाई तुम भी 50 से 60 साल तक इस देश में राज किए। 50 से 60 साल पर तुम्हारे पास निर्णय करने की क्षमता नहीं थी। 370 की कलम ये तुमने कभी रद्द करने का सोचा ही नहीं, तुम्हारे मन में ही नहीं था कि देश विभाजित रहे और हमारा राज चले। और बाबा साहेब ने जो भारत देश को संविधान दिया, वो संविधान में लिखा हुआ है कि एक झंडा एक संविधान इस देश में चलना चाहिए। और अभी तक क्या हो रहा था, कश्मीर का झंडा अलग,
उनका संविधान अलग, उनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड अलग, ये सब अलग होते। हमने उसको अखंड भारत के हिसाब से उसको जोड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया। मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय हुआ, इतनी दमदारी से उन्होंने निर्णय लिए और निर्णय लेने के बाद 370 और 34 हटाया। आप 3 तलाक का कायदा, 3 तलाक का कायदा सिर्फ मुसलमानों की विचारधारा का कायदा नहीं था, लेकिन बहुत लोगों पे अन्याय होता था, बहुत महिलाओं पे अन्याय होते थे। मेरे भी उनके साथ बहुत संबंध लोग हैं। मैं कभी कभी देखता था, मुझे भी दया आती थी कि कोई छोटे से एक आधा झगड़े में 3 तलाक बोल दिए, 3 बार तलाक बोल दिए, तो उस बच्ची का, उस औरत, उस लेडीज का पूरा जीवन खराब हो जाता था। तो महिलाओं की जैसी आपने बात की है, तो आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। विपक्षी दल से निशाना ताना जाता है कि मणिपुर को लेके आदिवासी एक महिला रहती है, उसे जो है अर्धनग्न घुमाया जाता है। उस समय मोदी जी को याद नहीं किया, कह के ऐसा लोगों का कहना आता है मणिपुर कांड को लेके। मणिपुर कांड को लेके भारतीय जनता पार्टी ने उसका इतना बड़ा एजेंडा उठाया, शायद दूसरे किसी ने नहीं उठाया, और उसमें कार्रवाई करने अब हर जगह मोदी जी पहुंचेंगे ऐसा नहीं है। वहां के हमारे नेतृत्व करने वाले पहुंचे, उस पर कार्रवाई भी हुई और उसके विरोध में हमने भी आंदोलन किया है। कौन बोलता है नहीं किया है? अभी कांग्रेस और विरोधी पक्ष के पास में कोई मुद्दा ही नहीं है, एक भी मुद्दा नहीं है, तो ये कुछ तो भी इधर उधर से ढूंढ के मुद्दा अपना तैयार करते हैं। हमारे नेता ने संकल्प लिया है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने संकल्प लिया है कि महिला की सुरक्षा सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है, सबसे पहले हम उसका काम करें। और आज उसके पे देखो ना, उत्तर प्रदेश देखो, आपके एक आध जगह घटना हो गई और तो भी हमने उसका विरोध किए। घटना हुई, ये बड़ी दुर्भाग्य है, घटना नहीं होना चाहिए। वहाँ के लोग कुछ प्रशासन कम में पड़ा होगा, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम कटिबद्ध है, पार्टी कटिबद्ध है। आज उत्तर प्रदेश में जाओ, बिहार में जाओ, जो गुंडा राज चलता था, आज वहाँ की महिला, सब जाति की महिला बोलती है कि हम इतने फ्री तो हमारे जीवन में कभी हुए नहीं, हम रात के 12 बजे जाते तो हमको डर नहीं है। यानी महिला का संरक्षण तो हो ही रहा है और हमें कटिबद्ध है संरक्षण करने के लिए, महिला के उत्थान के लिए भी कटिबद्ध है। महिलाओं को पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह नहीं थी, विधानसभा में जगह नहीं थी, लोकसभा में जगह नहीं थी। ये विधेयक तो बहुत पहले से इनके बोर्ड पे था, इन्होंने किए का विधेयक में नहीं किया, यानी उन्होंने करने के, कांग्रेस के करने की मनस्थिति ही नहीं थी। हमने निर्णय लिया 29 में हमारे पास आरक्षण के हिसाब से महिलाओं को महिला विधायक बनेगी, सांसद में महिला जाएगी। इतनी बड़ी ताकत महिला के साथ में भारतीय जनता पार्टी की है और एनडीए की है। एक सवाल ऐसा भी आता है कि लोगों की तरफ से कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, तो देश की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उन्हें वहां पे बुलाया गया लेकिन अंदर आने नहीं दिया गया, ऐसी भी बातें सामने आती है विपक्ष दल से। देखो, प्रोटोकॉल कुछ होता है। मैं भी इतना बड़ा नेता हूँ, भंडारा जिले में अपने गोंदिया और भंडारा जिले का नेतृत्व करता हूँ। अगर मेरे पास कभी पास नहीं रही तो मेरे को भी बड़े नेताओं के पास जाने के लिए रोका जाता है। वहाँ प्रोटोकॉल का हिसाब से कोई थोड़ा बहुत हुआ होगा। अगर ऐसी बात होगी, मुर्मू की बात है, तो उसको राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी क्यों बनाती? ये भावना अगर उनके दिमाग में रहती, पार्टी के दिमाग में रहती है, तो एक आदिवासी महिला को क्यों बनाते राष्ट्रपति? हमने तो आदिवासी महिला को भी राष्ट्रपति बनाया है, एससी पुरुष को भी राष्ट्रपति बनाया है। इन्होंने बनाने की कभी हिम्मत की है क्या? नहीं की है। अब मुद्दा नहीं उनके पास। हमने सबको आमंत्रित किया था और वो कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, वो अयोध्या के कमेटी का कार्यक्रम था। अयोध्या के कमेटी को जिनको उनको लगा उनको बुलाया, इनको भी तो बुलाया, देखो नहीं आए। इनको बोले कि हम जात के बाहर के होकर तुम मत आओ करके। कांग्रेस वाले को भी तो आमंत्रित उन्होंने किया था ना, अयोध्या के मंदिर कमेटी के लोगों ने सबको दिए थे ना, तो ये क्यों नहीं गए? देश में भावना भड़काने की, जाति और भड़काने का काम कांग्रेस ही करती है और उसका फलितमान भोगते भी है। आज जो 400 सीट पे जीत के आने वाली कांग्रेस 44 सीट पे आ गई, अभी 25 के ऊपर नहीं जाने वाली है। तुम लोगों को कितना भी फर्क लाओ, तो सत्य सत्य ही रहता है। परिस्थिति के अनुसार लोग मतदान करते हैं और आज अब सबका, आज का मतदाता सब पढ़ा लिखा हो गया। देश का भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित रहेगा, ये जनता को, वोटर को मालूम है। नेता कुछ भी बोले,
आप उनका, हमारे मोदी जी का भाषण सुने होंगे, हमारे देश के गृह मंत्री आए उनका भाषण सुने होंगे। उन्होंने ये स्पष्टता कर दी कल भी कि जब तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार में है तब तक संविधान को कोई छेड़ सकता नहीं है, संविधान कोई बदलेगा नहीं। ये सब लोगों को बरगा लेने की बात है। और आज देश के पंतप्रधान एक साधारण आदमी, ये संविधान के हिसाब से पंतप्रधान बना है। नहीं तो पहले क्या, राजा के पेट का लड़का ही राजा बनता था। अब तुम उनका इतिहास देख लो। पंडित जवाहरलाल के बाद में इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद में राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद में फिर सोनिया गांधी को लाए थे, उनकी बन नहीं सकी, उसके दुर्भाग्य है। फिर उसके बाद में आज कौन उनका कैंडिडेट है? राहुल गांधी। इन्होंने दूसरे का किसी का नाम लिए क्या? अगर बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान इस देश में नहीं रहता तो शायद, और उस संविधान के हिसाब से देश नहीं चलता तो शायद अपने देश के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी ये कभी पंतप्रधान नहीं हो सकते थे। संविधान के कारण चाय बिकने वाला ये हुआ। हाँ, एक सवाल ऐसा भी आ रहा है कि कहीं भाजपा की चाल तो नहीं, जो कि नाना पटोले जो कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट है, उनकी कार का एक्सीडेंट कराने के पीछे का हाथ तो नहीं, क्या ऐसा विपक्षी दल से ऐसा, यानी कई जगह से देखा जाए तो आरोप आता है अभी एक्सीडेंट हुआ था, आपको जानकारी होंगी, और भाजपा के ऊपर निशाना डाला गया था। देखो मैं बताता हूँ, नाना पूरा नौटंकी है। वो तो कहीं रास्ते में चलते चलते किसी की बीजेपी के घर के पास में अगर दरखड़ के खुद ही गिर जाएगा और बोलेगा मेरे को बीजेपी वाले ने ढकेल दिया। ये भावना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास में कभी नहीं रहती। हमारा विरोध विचारधारा का है, व्यक्तिगत विरोध हम कभी नहीं करते। आज तुम देखते होंगे, हमारे भी सर्कल में देखते होंगे कि भी पत्रकार लोगों को भी मालूम है, हम कांग्रेस वाले के साथ में, राष्ट्रवादी वाले के, सबके साथ बैठते हैं, विचारधारा से चुनाव में के खिलाफ लड़ते हैं। तो ऐसा माहौल है। और ये भावना हमारे भारतीय जनता पार्टी के हम स्वयंसेवक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता में दूसरे के प्रति ये भावना कभी से नहीं होती। ये काले क्या बोलते मराठी में बोलते हैं ना, काळ्या दगडावरचे पांढरे रेख है, ये भावना भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं में कभी से उत्पन्न नहीं होती। एक सवाल ऐसा भी है कि 2014 में जब नाना पटोले 2014 में भाजपा की ओर से सांसद बने थे, उस समय का एक वीडियो जो कि अभी आरोप आ रहा है कि वह वीडियो भाजपा के कुछ लोग हैं और भाजपा के वरिष्ठ मंडल प्रतिनिधि जो है वह वायरल कर रहे कि कमल के बटन दबाकर विजयी कराए नाना पटोले का वीडियो। इसको लेकर भी सारी बातें जो है खलबली मच चुकी है। देखो, ये हमको इतनी फुर्सत नहीं कि नाना का वीडियो हम वायरल करें। हमारे कोई पार्टी के लीडर को इतनी फुर्सत नहीं है। तो सामान्य मतदाताओं में अगर ये भावना वगैरह उनके पास वीडियो होगा और वो वायरल करता होगा तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या है? तुम उस समय भाजपा में थे, भाजपा के लिए वोट मांगे, भाजपा में थे, फिर भाजपा से तुम उसके पहले भी आमदार बने, भाजपा से खासदार बने, कांग्रेस को गाली देके भाजपा में आए, भाजपा को गाली देके कांग्रेस में गए। ये परिपाटी चलती रहेगी। और कोई लोग वीडियो डालता होगा तो किसी को मना नहीं, उसने दावा डालना चाहिए उनके ऊपर जिसके मैंने वीडियो डालना चाहिए ना, जाना चाहिए कोर्ट में, मेरा वीडियो क्यों करते हो। हाँ, एक सवाल, कांग्रेस कहती है कि गरीबी की बात क्यों नहीं करती और भाजपा कहती है डेवलपमेंट किया, ये किया, वो किया। तो जब बात आती है तो महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर 2014 में एक नारा जो कि है कि 2 कोटी बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे, ऐसी बातें आती है विपक्ष की दल से ओर से। और पहले के जमाने में जो कि सल्फेट की साधारण बोरी है वो 200-250 रुपए की आती थी कितनी मारने की, आज उसका रेट अधिकतर क्यों बढ़ गया? जीएसटी को लेकर सवाल किए जाते हैं। क्या लगता है आपको, कुछ चीजें जो है वह सही है या गलत है? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, अभी बोलने के पहले मैं आपको बताया, ये कटिबद्ध है और इनका संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही दीनदयाल उपाध्याय इनके आह्वान पे हुआ है। और उनका आह्वान क्या था? दलित, पीड़ित, शोषित, अंत्योदय ये सामान्य दर्जे पर लाकर देश का विकास करना, यह इसके लिए हम कटिबद्ध है। और उस हिसाब से
हमने गरीबों को न्याय देने का काम किया है, हम गरीबी को घरकुल देने का काम किया है। इसके पहले आप देखते होंगे कि इनके कांग्रेस के जमाने में एक गांव में 2 या 3 घरकुल आते थे। आज हर गांव में 50 घरकुल के ऊपर है, कई के गांव में तो 150 से 200 घरकुल है। ये भावना भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की है कि गरीबों के सर पे छत होना चाहिए। आज हमने घरकुल की योजना दी है। हमारी महिला जो रोड पे संडास करने जाती थी, उनको कोई आया तो उठो, कहीं गए तो बैठो, ये परिस्थिति में महिलाओं को अपमानित होना पड़ता था, उसका भी हमने ध्यान दिए। शौचालय बनाने का भी काम किया, पूरा हुआ ये नहीं बोलता का, पूरा करने का प्रयास हमारा है। 2029 तक हम पूरा भी करेंगे। दूसरी बात, किसानों के संबंध की बात बताता हूं। पहला देश के पंतप्रधान है, ये देश में नहीं विदेश में भी, कि सम्मान योजना के माध्यम से, किसान सम्मान योजना के माध्यम से डायरेक्टली 6,000 रुपए कोई सरकार ने अभी तक दिए नहीं, कोई पंतप्रधान ने डिक्लेयर नहीं किया। हम किसानों की भावनाओं को देखते हुए हमारे नेतृत्व, नरेंद्र जी मोदी और एनडीए के नेतृत्व में जो सरकार है, 6,000 रुपए उनके डायरेक्ट खाते में जाती है। दूसरी बात, हमने यहाँ किसानों को बोनस दिया। आज 20,000 रुपए पर हेक्टर का बोनस सबके खाते में जमा हुआ है। तीसरी बात और तुमको बताता हूं, गरीब कल्याण के हिसाब से संजय निराधार के हिसाब से जो श्रावण बाढ़ योजना है, इनने क्या 500-600 रुपए देते थे, 700-800 रुपए किए, आज हमने 1,500 रुपए किए, 1,500 रुपए। आज तुमको बताता हूं, पूरे कोई गरीब को परिवार को पालने की जवाबदारी हमारे सरकार ने ली। नियम से देखो, आज मेरे पास में एक ऐसा कार्यकर्ता है, उसने बताया, मेरे भी ध्यान में नहीं था, बाबू बोले मैं श्रावण बाढ़ योजना के माध्यम से मेरे को 18,000 रुपए साल के मिलते, बोले मेरे पत्नी को 18,000 साल को मिलते, बोले 36,000 हो गए, बोले। और किसान सम्मान योजना के 12,000 सेंट्रल के मिलते, बोले 10,000, 6,000, और स्टेट गवर्नमेंट के बोले 6,000 मिलते, ऐसे 12,000 बोले मेरे को किसान सम्मान के वजह, मेरे को 48,000 रुपए तो बोले मेरे को 12 महीना खर्चा करने को होते, बोले। और सरकार ने मुफ्त अनाज देने का भी 5 साल तक डिक्लेयर किया, बोले हमारे पालन पोषण की जिम्मेदारी सरकार ने दी है। अगर मेरे बेटे ने और बहू ने नहीं भी पाली, बोले तो भी मेरे को कोई हरकत नहीं, मेरी सरकार मुझे पालती है, ऐसे इस भाषा में उस कार्यक्रम। तो हमने ये गरीबी हटाने का काम किया। नौकरी बहुत जगह दी है, कौन बोलता है नौकरी दी, बेरोजगार कौन बोलता है। हमने आत्मनिर्भर हिसाब से हमने लोगों को लोन दिए कि भाई तुमने नौकरी या मजदूरी करने से नहीं होता, तुम अपना स्वयं का रोजगार करो, स्वयं का रोजगार करोगे तो डेवलप। आत्मनिर्भर योजना के माध्यम से हमने करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को हमने लोन दिया है। कांग्रेस ने कौन से आत्मनिर्भर योजना के माध्यम से लोन दिए। अब गरीबी की बात रही, आज गरीबी में अगर किसी को आजार हो गया, किसी को बड़ा दर्द हो गया, बड़ी बीमारी हो गई, तो हमारा गरीब आदमी, गांव का आदमी अपना इलाज नहीं कर सकता था। आयुष्मान भारत के हिसाब से हमने अभी उसको इलाज कराने के लिए 5 लाख रुपए तक योजना करा दिए। और अब भी हमारे घोषणा पत्र में है कि 70 साल के ऊपर वाले को 5 लाख तक जो भी उसकी बीमारी की होगी तो गवर्नमेंट ये करेगी। हम इतना ध्यान देते हुए बात को करें, हम संकल्पित है ना, कटिबद्ध है, हमको करना ही पड़ेगा। एक सवाल ऐसा है कि जब बात आती है देश की, तो देश की अभी की हालत और पहले की हालत, लोगों का कहना आता है कि 70 साल में कांग्रेस ने सिर्फ बना के रखी, एक और 10 साल में भाजपा ने बेचने का काम किया है। जैसे कि विपक्ष तरफ से आपने सुने होंगे, रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, ऐसी कई चीजों पे वार किया जाता है, क्या लगता है आपको? देखो, ये मानसिकता का, बुद्धिजीवी का विषय है। इन्होंने इतने साल तक बना के रखा, जवाबदारी थी, बना के रखा। अब ये बोलते अरे कुछ टेंडर अपन ने प्राइवेट कंपनी को दिए कि लोगों को अच्छी सुविधा हो, इसका मतलब बेचिए ऐसा नहीं है ना। कौन बोलता है? आज उसकी सुविधा देखो। पहले रेल में क्या है, अभी तुम्हारे में तो चंद्रपुर रेल यहां से जाती थी, हत्ती पांगड़ के पास में 3 बार चढ़ती थी और 3 बार उतरती थी। आज उसको इलेक्ट्रिक किया है, उसको एसी डब्बे जोड़े हैं, उसको इलेक्ट्रिक की लाइन बनाए, तो कुछ तो टेंडर तो प्राइवेट कंपनी को देके करना पड़ेगा ना। इसका मतलब रेलवे बेच दिया ऐसा नहीं, सुविधा भी लोगों को दे रहे हैं। एयरपोर्ट में सुविधा दी है, एयरपोर्ट में टेंडर गया है, कोई रेलवे एयरपोर्ट बेचा नहीं है। किसी को कपड़े का टेंडर देते हैं, किसी को धुलाई का टेंडर देते हैं, ये टेंडर है। और इसको बोलते हैं बेचते हैं, तो एक उन्हें हलफनामा या रजिस्ट्रेट दिखाना चाहिए। इलेक्ट्रो और LIC का मुद्दा आता है और निशाना ताना जाता है।
काय का बोले? इलेक्ट्रो जो सुने होंगे आपने, हाँ। इलेक्ट्रो और एलआईसी का मुद्दा आता है, हाँ, तो लोगों के बीच में संशय होता है कि भाजपा सिर्फ बिगाड़ने का काम करती है, बनाने का नहीं। देखो मैं तुमको पहले ही बताया कि कांग्रेस के पास में मुद्दा नहीं रहा, मुद्दाहीन हो गया है। उनके पास नेता नहीं रहा है। नेता को प्रोजेक्ट करने वाले जिस नेता के भरोसे वोट मिलेंगे ऐसी उनकी संभावना नहीं है। तो लोगों में क्या है, भ्रम पैदा करने का उन्होंने काम कर रहे हैं। बाकी जो एलआईसी फेलआईसी का कुछ नहीं है, बराबर रिसर्च चलती है, रिसर्च आ रही है। एक सवाल, एक लास्ट सवाल है कि जब बात आती है ईडी की, हाँ, जब बात आती है ईडी की, भ्रष्टाचारी लोगों को भारतीय जनता पार्टी हाथ पिराने का काम करती है, ऐसा कहा जाता है। प्रफुल्ल पटेल, एकनाथ शिंदे, ये जब भाजपा में आए तो इनके ऊपर ईडी वगैरह कुछ ऐसी जो है इंक्वायरियां नहीं बैठी, और अरविंद केजरीवाल जो है वो भाजपा में नहीं आए, इस वजह से उनके ऊपर ईडी की इंक्वायरी बैठी, ऐसा कहना आ रहा है। ईडी सरकार के अंडर में नहीं है। सबसे पहली बात तो उनको बाबा साहब अम्बेडकर संविधान ही नहीं समझता जो बोलते। ईडी अगर ईडी जो है ये सरकार के अंडर में नहीं है। निवडणूक आयोग सरकार के अंडर में स्वतंत्र प्रभार है, और स्वतंत्र प्रभार जो उत्तर देता है प्रफुल्ल भाई के संबंध में आप जो बात करें, प्रफुल्ल भाई को भी चौकसी हुई है, चौकसी चालू भी है। केजरीवाल को नोटिस दिए, 9 नोटिस दिए। केजरीवाल ने चौकसी में जाना चाहिए ना। अगर तुम भ्रष्टाचार नहीं किए तो चौकसी में जाने को क्या डर है? मैंने कोई किसी के रुपए नहीं खाया, मेरे को पुलिस वाला बुलाता है या नोटिस देना तो मैंने जाना चाहिए, मैंने अपनी बाजू रखना चाहिए। केजरीवाल को 9 नोटिस दिए ना। हाँ, 9 नोटिस में क्यों नहीं गया हूं? भ्रष्टाचार किया इसलिए नहीं गया ना। अब तुमको नोटिस दिया तो तुमको तो अरेस्ट करके तो पूछताछ तो करेंगे ना। पानी का पानी होगा, नहीं किए होंगे तो खुला हो जाएगा, चौकसी तो करेंगे। और हाँ। कितने बड़े भ्रष्टाचार किए इन्होंने, देश में कितने लोगों ने भ्रष्टाचार किए। अब ये भी भ्रष्टाचार, जैसे अभी लालू की बात करते हैं, ये सब बताते हैं। लालू की चौकसी हमारे सरकार में हुई क्या? कांग्रेस के सरकार में हुई ना। चारा घोटाला किसके सरकार में हुआ? कांग्रेस के सरकार में। चौकसी कांग्रेस ने लगाई, वो केस अभी तक चला, कोर्ट ने सजा सुनाई, लेकिन केस तो कांग्रेस के सरकार में हुआ ना। ईडी सरकार को बंधनकारक नहीं है। निवडणूक आयोग सरकार स्वतंत्र प्रभार है। अब ये जिनको संविधान मालूम नहीं तो क्या बोलना बड़े लोगों को, कैसा हाँ। देश चलाएंगे? स्कूलें बंद करने की बात आ रही है। अब ये बताओ मेरे को, एक टोले पे 2 लड़के, 5 लड़के, उसके लिए 2 टीचर। ये सिंगल टीचर तो दे नहीं सकते, 2 टीचर। अब 2 टीचर रहेंगे तो बच्चों को 2 टीचर पढ़ाएंगे, गवर्नमेंट का जिला बजट कितना नुकसान होगा? उसको बच्चे को लाने बड़े स्कूल में जिला परिषद व्यवस्था करेगी, और 2 टीचर उनके काम में आएंगे। स्कूल बंद नहीं कर रहे, पर वहां पढ़ने वाले भी तो होना ना। पढ़ने वाले नहीं भी इसको चालू रखेंगे। मैं तुमको बताता हूं, अभी इनके पास कोई व्यवस्थित मुद्दे नहीं है, और इनके पास नेतृत्व नहीं है कि जिस नेतृत्व के भरोसे ये मतदान मांग सके और चुनाव में जीत सके। अरे राष्ट्रीय पार्टी परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ गठबंधन में रहने वाला आदमी ज्यादा में लड़ता है और इनको कम सीटें देता है। इस पे से हालत समझ लो क्या है। जनता को क्या आह्वान करना चाहूंगा? मेरा यही कहना है कि अगर देश को सुरक्षित रखने के लिए, देश को विकसित करने के लिए और राष्ट्र के हित के लिए, देश की संरक्षण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को आज के परिस्थिति में पर्याय करके चुना कर देना, ये महत्वपूर्ण भूमिका हमारे मतदाताओं ने करना चाहिए। दर्शकों, हमारे साथ जो भाजपा के सक्रिय नेता हेमंत भाऊ पटले यह मौजूद थे। इन्होंने काफी सारी बातें जो है संविधान को लेकर, महंगाई को लेकर, जो आज की जो पाठशालाएं बंद करने के पीछे की वजह और विभिन्न बातों पर और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। क्यों बड़े नेताओं को यहाँ पर लाकर मार्गदर्शन किया जा रहा है, इसके पीछे की क्या वजह थी, इन्होंने आपको बताया। तो दर्शकों, अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ बहुत ही जल्द मिलेंगे। तब तक के बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए। चलो, धन्यवाद।